फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में शुरू होता है और लेट 1790s में नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के साथ एंड होता है, कंटेम्पररी यूरोपियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट की तरह है। इस दौरान फ्रेंच सिटीजन्स अपने देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिमोलिश और रीडिजाइन करते हैं और एब्सोल्यूट मॉनर्की और फ्यूडल सिस्टम जैसी सदियों पुरानी इंस्टीट्यूशंस को उखाड़ फेंकते हैं। इस क्रांति का कारण फ्रेंच मॉनर्की के प्रति वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट और किंग लुई XVI की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज को माना जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने न सिर्फ तत्कालीन फ्रांस पर प्रभाव डाला, बल्कि इसने मॉडर्न नेशंस को शेप करने में भी अहम रोल निभाया। तो आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके पीछे के कारणों से। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं सोशल कॉजेज की। लेट 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस की सोशल कंडीशंस एक्सट्रीमली अनइक्वल और एक्सप्लॉयटेटिव थी। फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पहले 2 एस्टेट्स यानी क्लर्जी और नोबिलिटी फ्रेंच सोसाइटी की सबसे प्रिविलेज्ड क्लासेस थी। इन्हें कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। थर्ड एस्टेट, जिसमें पेजेंट्स और वर्कर्स शामिल थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसी में आती थी। इन्हें हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे और किसी भी तरह के पॉलिटिकल और सोशल राइट्स इनके पास नहीं थे, जिस वजह से ये मिजरेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर थे और पूरी तरह असंतुष्ट थे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस की। लुई XVI द्वारा लड़े गए न्यूमरस वॉर्स की वजह से स्टेट कॉफर्स खाली हो चुके थे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस के इन्वॉल्वमेंट से और फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम की वजह से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी। वेल्थी लोगों को तो टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट किया गया था। ऐसे में सारा बर्डन थर्ड एस्टेट के ऊपर आ जाता है। इस सिचुएशन को और भी वॉलेटाइल बनाते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। फ्रांस के किंग लुई XVI ऑटोक्रेटिक और वीक विल वाले मोनार्क थे, जो लग्जरी में अपना जीवन बिता रहे थे। इससे मासेस जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर से परेशान थी, उनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। आखिर में आते हैं इंटेलेक्चुअल कारण, जिसमें फिलोसोफर्स के रोल की चर्चा होती है। 18th सेंचुरी के दौरान फ्रेंच थिंकर्स डिवाइन राइट्स थियोरी को कॉन्शियसली रिजेक्ट करते हैं। रूसो जैसे फिलोसोफर्स एब्सोल्यूट मॉनर्की को रिजेक्ट करते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी और पीपल्स सॉवरेनिटी को प्रमोट करते हैं। ये लोग ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज करने का काम करते हैं और एक तरह से पॉपुलर डिस्कंटेंट को आर्टिकुलेट करते हैं। ये तो बात हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस की। आइए अब रेवोल्यूशन के कोर्स को समझते हैं। कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। ऐसे में 1786 में लुई XVI के कंट्रोलर जनरल शार्ल अलेक्जेंडर de Calonne फाइनेंशियल रिफॉर्म पैकेज प्रपोज करते हैं। इसमें यूनिवर्सल लैंड टैक्स को शामिल किया जाता है, जिससे प्रिविलेज्ड क्लासेस को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। इस रिफॉर्म पैकेज पर सहमति बनाने के लिए फ्रांस के किंग एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाते हैं। 1614 के बाद पहली बार एस्टेट्स जनरल को समन किया जा रहा था। यह फ्रांस की असेंबली थी, जो क्लर्जी, नोबिलिटी और मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती थी। इसमें हर एस्टेट का अपना कलेक्टिव एक वोट होता था। इस तरह 300 मेंबर्स के फर्स्ट एस्टेट के लिए कलेक्टिवली एक वोट था और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स के लिए भी कलेक्टिवली एक ही वोट था। थर्ड एस्टेट में 600 मेंबर्स थे, जिनके लिए भी कलेक्टिवली एक ही वोट था। इस तरह फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हर इश्यू पर कंबाइन हो जाते थे और उनके 2 वोट के आगे थर्ड एस्टेट हार जाता था। लेकिन 1614 के बाद से फ्रांस की पॉपुलेशन में ड्रामेटिक चेंजेस आ चुके थे। थर्ड एस्टेट के नॉन एरिस्टोक्रेटिक मेंबर्स अब 98% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बावजूद फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट उन्हें आउटवोट कर सकते थे, क्योंकि एस्टेट्स जनरल में वोटिंग पर हेड नहीं होती थी, बल्कि हर एक एस्टेट को एक वोट मिला हुआ था। 5 मई की मीटिंग से पहले थर्ड एस्टेट के मेंबर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन और नोबल वोट के रिपील की डिमांड करते हैं, यानी ये स्टेटस की जगह वोटिंग बाय हेड चाहते थे। वो एस्टेट जनरल के हर एक मेंबर के लिए इंडिविजुअली एक वोट चाहते थे। इस तरह फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिलाकर 600 वोट्स और थर्ड एस्टेट के भी 600 वोट्स होते।
लेकिन ऐसा करने से एस्टेट्स जनरल में फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का दबदबा कम हो जाता। पहले दो एस्टेट्स अपने प्रिविलेज्ड पोजीशन को सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण एस्टेट्स जनरल में डेडलॉक हो गया। व्यवसाय में जब एस्टेट्स जनरल मिलते हैं तो वोटिंग प्रोसेस पर हीटेड डिबेट जल्द ही तीनों ऑर्डर्स के बीच हॉस्टिलिटी में बदल जाती है। ऐसे में मीटिंग का ओरिजिनल पर्पस कहीं खो जाता है। अब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पॉलिटिकल चेंज या सत्ता में बदलाव चाहते थे, जिससे फर्स्ट टू एस्टेट्स के प्रिविलेज्ड पोजीशन को खत्म किया जा सके। प्रोसीजरल टॉक्स के स्टॉल होने के बाद थर्ड एस्टेट अकेले ही 17 जून को मिलता है और फॉर्मली नेशनल असेंबली का टाइटल अडॉप्ट कर लेता है। इस दौरान किंग लुई XVI थर्ड एस्टेट के मेंबर्स की पैलेस ऑफ वर्साई के अंदर एंट्री पर रोक लगा देते हैं, जिसके कारण थर्ड एस्टेट के लोगों में बहुत अधिक गुस्सा भड़क जाता है। वो समझ जाते हैं कि नोबिलिटी और क्लर्जी उन्हें हमेशा दबा के रखना चाहती है और अब भी वो चुप रहे तो नए टैक्सेस के बोझ उन्हीं के सर डाल दिए जाएंगे। ऐसे में 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट के मेंबर्स वर्साई के पास ही एक टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और सो कॉल्ड टेनिस ओथ लेते हैं, जिसमें कसम खाई जाती है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। एक हफ्ते के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ क्लेरिकल डेप्यूटीज इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, साथ ही 47 लिबरल नोबल्स भी। ऐसे में रिलक्टेंटली 27 जून को लुई XVI तीनों ऑर्डर्स को नई असेंबली में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद नेशनल असेंबली वर्साई में मिलना जारी रखती है, लेकिन इसी बीच कैपिटल पेरिस में फियर और वायलेंस का माहौल बनने लगता है। मिलिट्री कू के रूमर्स पेरिस के लोगों को अलार्म कर देते हैं। ऐसे में 14 जुलाई को कुछ लोग बेस्टील नाम के फोर्ट्रेस पर अटैक कर देते हैं। इनका मकसद यहां की गन पाउडर और वेपन्स को सीज करना था। कई लोग इस इवेंट को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानते हैं और फ्रांस में आज इसे नेशनल हॉलिडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बेस्टी की स्टॉर्मिंग के बाद कंट्री साइड में भी रेवोल्यूशनरी वेव नजर आती है। पेजेंट्स के द्वारा टैक्स कलेक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स के घरों को लूटा और जलाया जाता है। लेट अगस्त में असेंबली द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास किया जाता है। ये एनलाइटनमेंट थिंकर्स के फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल आइडियाज पर बेस्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एक स्टेटमेंट था। असेंबली एंशिएंट रेजीम की जगह इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉपुलर सॉवरेनिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर बेस्ड सिस्टम लाने की प्लेज करती है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पुराने फ्यूडल ऑर्डर या एंशिएंट रेजीम का डेथ सर्टिफिकेट थी, लेकिन नेशनल असेंबली के सामने बड़ा चैलेंज फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का था, क्योंकि इसके साथ ही इसे डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स में लेजिस्लेचर की तरह भी एक्ट करना था। फाइनली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने मिडिल क्लासेस को डोमिनेंट पोजीशन दी। वैसे तो सभी सिटीजन्स के पास सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार थे, लेकिन वोट करने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया गया था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जो सरकार को एक फिक्स्ड लिमिट के ऊपर टैक्स पे करते थे। इसके अलावा मोनार्की को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी पावर्स को सीमित कर दिया गया और उसे चुनी हुई सरकार के अधीन कर दिया गया। इस तरह फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। 1791 से 1792 के बीच नई लेजिस्लेटिव असेंबली को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मोनार्की के सपोर्टर्स और अपोजर्स के बीच झड़प चल रही थी। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग, जिन्होंने रेवोल्यूशन के बाद अपने प्रिविलेजेस खो दिए थे, सरकार के खिलाफ साजिशें करने में लगे हुए थे। इसी बीच फ्रांस में रेवोल्यूशन से घबराए नेबरिंग कंट्रीज के मोनार्क्स भी फ्रांस के खिलाफ गोलबंद होना शुरू हो गए। ऑस्ट्रिया और प्रशा ने एक अलायंस बना लिया, जिसका मेन मकसद था फ्रांस में मोनार्की या राजशाही की वापसी करवाना। अप्रैल 1792 में वॉर स्टार्ट हो गया। शुरू में फ्रांस कई बैटल्स हार गया। इससे लोगों का मनोबल टूटने लगा था और ऐसे वक्त में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद फ्रांस में एक नई गवर्नमेंट बनी, जिसे नेशनल कन्वेंशन का नाम दिया गया। इसको बनाने का मेन मकसद था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बनी नई व्यवस्था को इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से प्रोटेक्ट करना।
नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट सितंबर 1792 से 1795 के बीच रही और इस फेज को फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे वायलेंट फेज भी कहा जाता है। आइए नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट शुरू से रेडिकल्स के द्वारा डोमिनेटेड थी। रेडिकल्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो प्रेजेंट व्यवस्था में और बदलाव लाना चाहते हैं। रेडिकल्स का मानना था फ्रांस में मॉनर्की को पूरी तरह से खत्म करके इसे रिपब्लिकन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस दौरान जब ऑस्ट्रिया और प्रशा से वॉर चल रहा था तो किंग लुई XVI ने ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उन्हें बंधक बना लिया गया। ऑस्ट्रिया किंग लुई का ससुराल था और फ्रांस में दोबारा मॉनर्की की वापसी के लिए युद्ध भी कर रहा था। ऐसे में लुई XVI पर रेवोल्यूशन के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट ने लुई XVI का ट्रायल किया। लुई XVI को फ्रांस के दुश्मनों के साथ मिलकर रेवोल्यूशन के खिलाफ साजिश करने का दोषी पाया गया। उन्हें डेथ बाय गिलोटीन की सजा मिली। गिलोटीन एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट था जिसका यूज कॉन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता था। दिसंबर 1792 में किंग लुई XVI को गिलोटीन के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया। 9 महीने बाद उनकी पत्नी मैरी एंटुआनेट को भी सेम फेट का सामना करना पड़ा। अब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट के अंदर भी कई फैक्शंस थे, जिसमें 2 सबसे पॉपुलर थे, जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स। जिरोंडिन्स लिबरल विचार के थे, जबकि जैकोबिन्स रेडिकल विचारों के थे। जैकोबिन फैक्शन मेनली पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। ये आर्टिजन्स, डेली वर्कर्स, पेजेंट्स जैसे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे। 1793 की शुरुआत तक जैकोबिन्स नेशनल कन्वेंशन गवर्नमेंट को डोमिनेट करने लग गए थे। जैकोबिन्स रेडिकल ग्रुप में से भी एक्सट्रीम रेडिकल्स थे। ये सोसाइटी में एक्सट्रीम चेंजेस लाना चाहते थे। वॉर के दौरान जब फ्रांस कई सारी परेशानियों का सामना कर रहा था, ऐसे समय में सत्ता की बागडोर जैकोबिन्स के हाथों में आ गई। इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन दे रॉबेस्पियर। इन्होंने डूबती इकोनॉमी को सुधारने के लिए कई रेडिकल कदम उठाए। एरिस्टोक्रेटिक और नोबिलिटी सेक्शंस की वेल्थ को पुअर पीपल में रीडिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर दिया गया। चर्चेस और नोबल्स की लैंड को कन्फिस्केट कर लिया गया और कॉमन पीपल के बीच बांट दिया गया। रॉबेस्पियर ने फ्रांस में स्लेवरी भी अबॉलिश कर दी। ये सारे कदम तो लोगों के फायदे के लिए थे, लेकिन रॉबेस्पियर ने इनको इन्फोर्स करने के लिए ब्रूटल तरीका अपनाया। जो कोई भी रॉबेस्पियर और जैकोबिन्स के खिलाफ बोलता पाया जाता, उसे रेवोल्यूशन का एनिमी बताकर गिलोटीन के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता। 1793 से 1794 के बीच कम से कम 16,000 लोगों को गिलोटीन कर दिया गया। ऐसे में लोग जैकोबिन से काफी परेशान हो गए थे। 1794 के एंड तक जैकोबिन्स ग्रुप को सत्ता से बाहर किया गया और रॉबेस्पियर को खुद गिलोटीन कर दिया गया। इसके बाद एक नई फ्रेंच गवर्नमेंट को पावर दी गई, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। आइए डायरेक्टरी के रूल की चर्चा करते हैं। रूल ऑफ डायरेक्टरी। अर्ली 1795 में नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग राइट्स को समृद्ध मिडिल क्लास तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इससे पहले जैकोबिन्स के रूल के दौरान इसे सभी एडल्ट फ्रेंच पुरुष को दे दिया गया था। 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, जिसको फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जिम्मा सौंपा गया। इस 5 मेंबर ग्रुप को डायरेक्टरी कहते थे और मेंबर्स को डायरेक्टर्स। 5 लोगों के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद था कि रॉबेस्पियर के रेन ऑफ टेरर की तरह कोई एक आदमी पावर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। अगर कोई एक पावर एक्सप्लॉइट करता है तो बाकी डायरेक्टर्स उसको चेक में रख सकते हैं। लेकिन चेक्स के बावजूद भी देखा जाता है कि डायरेक्टरी गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्ट थी, जिस वजह से ये जल्द ही फ्रेंच पीपल का सपोर्ट खो देते हैं। अब लोग किसी भी तरह फ्रांस में एक स्टेबल और डिसिप्लिन्ड रूल चाहते थे, जिससे फ्रांस में एक बार फिर शांति महसूस की जा सके। इस दौरान नेपोलियन बोनापार्ट एक करिश्माई आर्मी जनरल के रूप में उभर रहे थे। नेपोलियन ने फ्रांस में चल रहे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को क्रश कर दिया
उन्होंने बाहरी पावर्स ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ब्रिटेन को भी कई बैटल्स में शिकस्त दी, जो फ्रांस में तख्ता पलटकर मोनार्की वापस लाने का सपना देख रहे थे। नेपोलियन की जीत के कारण एक लंबे समय के बाद फ्रांस में शांति का माहौल बन रहा था। ऐसे में नेपोलियन फ्रेंच जनता के बीच काफी पॉपुलर थे। इसलिए जब 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के खिलाफ मिलिट्री कू किया तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी को बर्खास्त कर कॉन्सुलेट सिस्टम की स्थापना की। कॉन्सुलेट सिस्टम में फ्रेंच गवर्नमेंट को संभालने के लिए 3 कॉन्सल्स की नियुक्ति की गई। नेपोलियन ने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल नियुक्त किया। इस तरह वो कॉन्सुलेट में सबसे पावरफुल हो गए और एक तरह से उन्होंने फ्रेंच में डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया। लेकिन नेपोलियन इतने से संतुष्ट नहीं थे। 1804 में उन्होंने एक प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह कराया, जिसमें 99% लोगों ने उनके रूल को अप्रूव किया। तो उन्होंने अपने सर पर ताज रख लिया और अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। और इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक तरह से अंत हो गया। फ्रांस एक बार फिर मोनार्की बन चुका था। तो क्या इसका मतलब यह था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ? जी नहीं। आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों, अपने फ्लॉज के बावजूद फ्रेंच रेवोल्यूशन को मॉडर्न हिस्ट्री में वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। इसने नए आइडियाज को जन्म दिया जो लिबरलिज्म, एनलाइटनमेंट और डेमोक्रेसी से प्रेरित थे। रिपब्लिक की सर्वाइवल के लिए फ्रेंच आर्मीज ने बहुत से वॉर्स फाइट किए और इनके थ्रू ये आइडियाज यूरोप के बाकी हिस्सों में फैले। यूरोप के लोगों में इसने रेवोल्यूशनरी फर्वर की एक वेव क्रिएट कर दी, जिसने उन्हें अपने खुद के मोनार्क्स के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि ज्यादातर को वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया, लेकिन फिर भी रेवोल्यूशंस अर्ली 19th सेंचुरी तक जारी रहे और अक्रॉस यूरोप बहुत सी एब्सोल्यूट मोनार्कीज के ओवरथ्रो का कारण बने। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्यूडलिज्म का एंड किया और ब्रॉडली डिफाइंड इंडिविजुअल लिबर्टीज में फ्यूचर एडवांसमेंट्स का रास्ता बनाया।